अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे को हम लाइव ये प्रोग्राम पेश करते हैं और अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आप प्रोग्राम में कॉल करके अपनी बीमारी के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है कि अपना नुस्खा और टेस्ट आप सामने रखिए ताकि जब बात करें तो सवाल मुख्तसर हो सके और अपना मसला हमसे डिस्कस करें, हम उसका जवाब ऑन एयर आपको देंगे। नाजरीन, दिल की बीमारियां जो है उनकी आगाही जो है वो हमारी कोशिश होती है इसके प्रोग्राम के ज़रिए आप तक कराई जाए। और अगर कोई दिल का मरीज़ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आप दिल के मरीज़ नहीं भी हैं तब भी अगर कोई तकलीफ़ हो रही है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे अपना मर्ज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जिसका ऑन एयर जवाब देंगे। अब नाजरीन, दिल की बीमारियों की सबसे ज़रूरी बात जो बताने वाली वो ये है कि एक दफ़ा जब बीमारी तशख़ीस हो जाती है तो उसको दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करना पड़ता है। और दिल की बीमारियों में अक्सर ऐसे होता है कि इसमें दवाई और परहेज़ अगर दोनों इकट्ठे चलें तो इससे आपका मर्ज़ कंट्रोल में रहता है और आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक और बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को दिल में दर्द या दबाव महसूस हो तो इसको इग्नोर ना करें। स्पेशली मैदे की तकलीफ़ है, लंबी चल पड़ी है, ठीक नहीं हो रही, तो उसका फ़ौरी चेकअप कराएं ताकि अगर कोई मसला बन रहा है और दिल का मसला बन रहा है तो हार्ट अटैक से बचा जा सके और वक्त पर प्रॉपर तशख़ीस हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो आप बहुत से मसाइल, मुश्किल और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नाजरीन, मैं प्रोग्राम के शुरू में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC के कमांडेंट भी रह चुके हैं। आप इस वक्त मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और रोज़ाना बहुत से दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। नाजरीन, आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। सर, मैं प्रोग्राम का शुरू करना चाहूँगा कि अगर किसी को दिल की बीमारी की तशख़ीस हो जाती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो जाती है, आपका हाई ब्लड प्रेशर निकल आता है या दिल में एंजाइना की शिकायत है और शरीयानों में बंदिश का मसला है, तो क्या लोग कई दफ़ा दवाइयाँ हैं वो कुछ अरसा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। दिल की बीमारियों में दवाई को क्या छोड़ा जा सकता है या ये कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए, ये आई थिंक बहरहाल हम बहुत सारे प्रोग्राम में ये बात बता चुके हैं कि ये जितनी बीमारियां जितने आपने नाम लिए हैं, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक वाली बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक दफ़ा हो जाती हैं तो सारी उम्र रहती हैं और इनको सारी उम्र आपने कंट्रोल करना होता है और कंट्रोल होती हैं दवाइयों से और परहेज़ से। और वो परहेज़ और जो दवाइयाँ हैं वो आपकी हर वक्त जो है चलती रहनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें आप कहीं पे भी जब रोकेंगे तो बीमारी जो है वो दोबारा ज़ोर आवर हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक किसी वक्त भी हो सकता है। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से लें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी दवाई अपनी बंद ना करें। डॉक्टर जो है आई थिंक बीमारी के हालत के हिसाब से जिस स्टेज पे है दवाइयाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं और कई दफ़ा दवाइयाँ मुख्तसर भी कर सकते हैं जब अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन दवाई बंद नहीं होती। वो आपकी जो दवाई है वो तकरीबन सारी उम्र जारी रहती है। सर, जिन लोगों को स्टेंट पड़ जाते हैं और जो स्टेंट या बाईपास हो जाता है, सो आपने बताया कि दवाई ज़रूरी होती है, लेकिन ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर स्टेंट डले हैं और बाईपास हो गया या बाईपास हुआ तो क्या उस सूरत में भी दवाई किसी भी सूरत में बंद की जा सकती है या इसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है? किसी सूरत में भी कोई भी तरीका इलाज है उसका, वो तो एक होता है, एक टेम्प्रेरी होता है, बाईपास हुआ, ब्लॉकेज हुआ, बाईपास हुआ, बंद हो गया, लेकिन बीमारी तो चल रही है। इसी तरह स्टेंट डाला, ब्लॉकेज हट गई, लेकिन दूसरी जगह पे बीमारी चल रही है और उसी जगह पे भी जहाँ पे स्टेंट डाला है, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ भी बीमारी चल रही है। वो बीमारी दोबारा आपके स्टेंट में आ सकती है और दोबारा बीमारी आपके बाईपास में आ सकती है। तो ये जब दवाइयाँ खाते हैं और परहेज़ करते हैं तो वो सारी उम्र करते हैं तो दवाई जो है उसको बीमारी है वो कंट्रोल में रहती है, उसमें वो शिद्दत या अग्रेशन वो उसमें नहीं रहती और आपकी चीज़ें कंट्रोल करके रहती है। या तो फिर बीमारी आती नहीं, कंट्रोल में रहती है, और अगर आए भी तो उसकी वो शिद्दत नहीं होती जो कि बगैर इलाज के या बगैर परहेज़ की शिद्दत होती है।
सर प्रोग्राम का शुरू है और मैं डिस्कस करना चाहूँगा अभी बहुत एक अच्छी कामयाब कॉन्फ्रेंस लास्ट वीकेंड में हुई और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बैनर के नीचे ये एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई जिसमें बाहर से कार्डियोलॉजिस्ट ने और नेशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने भी शिरकत की और उसमें आप भी शामिल थे और उसमें डिस्कस हुआ। सर बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें तो क्या कोई तरीका इलाज में हम दिल की बीमारियों में बाहर की दुनिया से पीछे हैं या हम उनके बराबर हम पल्ला चल रहे हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सर? ये आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हम इस वक्त जो भी तरीका इलाज पूरी दुनिया में अवेलेबल है उस वक्त वो सारे का सारा पाकिस्तान में अवेलेबल है, चाहे वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो वैल वाली बीमारी हो, चाहे वो टेवार हो, इवार हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं। दैन जो एक्यूट स्ट्रोक जो फालिज वाला होता है उसमें जो हार्ट अटैक की तरह जो स्टेंटिंग करके तो और उसके क्लॉट वगैरह को रिट्रीव किया जाता है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ एक ही जो है वो तरीका इलाज जो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं हुआ वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, क्योंकि कोई भी सेंटर ऐसा नहीं जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट होता हो। एक सिर्फ वो रह गया, बाकी आप कोई भी किसी बीमारी का और किसी इलाज का जो है वो आप नाम ले लें तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल है और उसकी एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल है। हमारे जो आई थिंक मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में मुख्तलिफ जो कार्डियक इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल के सेंटर्स हैं, टशी केयर सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो पब्लिक की आवाम की ज़रूरत है उनके हिसाब से उन्हें इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल हैं वो फ्री ट्रीटमेंट इलाज जो कर रहे हैं, जो प्राइवेट है उन्हीं के हिसाब से वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जो हेल्थ कार्ड के सिस्टम में जो चल रहा है वो वहाँ तक हेल्थ कार्ड वाली की फैसिलिटी से लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। तो इलाज तो हर तरह का अवेलेबल है, हर तरह की मेडिसिन भी अवेलेबल है। बस आई थिंक उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि दिल के इलाज के लिए किसी भी मरीज़ को सवाए हार्ट ट्रांसप्लांट के पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत है। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ है, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मसूद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मसूद साहब सवाल कीजिएगा। सर सवाल मेरा ये था कि मेरे 3 महीने पहले जो है ना वो पीस मेकर लगा है। जी जी। तो एक तो मेरी हार्ट बीट तेज रहती है और दूसरा किसी किसी दिन रात को जो है ना झटका लगता है ऐसा कि यानी कि वो जाग जाता हूँ। जी मसूद साहब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 56 साल है। 56 साल। और आपने जो अभी आपने बताया आपका ब्लड प्रेशर जो है आप उसके लिए दवाई खा रहे हैं? दवाई सर 2 गोलियाँ, एक एक्सेप्ट है 20 mg ठीक है। और एक ज़ेवर है ब्लड प्रेशर की 20 mg। एक्सेप्ट और जेवर ले रहे हैं आप, 2 दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये दूसरी बात सर कि इसके बाद जो ना ऑपरेशन के बाद मुझे जो है हो गया था ये अपना पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। क्या हो गया था जी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। जो है ना सांस की बीमारी नहीं होती सर। ठीक जी बिल्कुल ठीक है। तो वो हो गया था तो 20 दिन मैं भी FIC पे रहा, फिर थोड़ा ठीक हो गया हूँ। ठीक है। इसके अलावा पहले 2006 में जलगत अपना ग्लेशियर में थे, मैं उधर भी पहले ये बीमारी हो गई थी। ठीक हो गया, सही है। तो ये उसी का तसलसल है या ये अभी कोई दर्द है? ये अभी आपका ब्लड प्रेशर जेवर के साथ ठीक रहता है, कंट्रोल में है? जी सर ठीक रहता है। और आपको क्या सांस वगैरह तो नहीं चढ़ती है? सांस नहीं चलती सर, सिर्फ ये हार्ट बीट का होता है। दिन में किसी टाइम हार्ट बीट तेज हो जाती है, आधा घंटा रहेगी फिर ठीक हो जाएगी खुद, या किसी दिन ठीक है लेनी पड़ेगी वो। बिल्कुल ठीक है। आप कोई सिगरेट नोशी या कोई इस तरह का नशा तो नहीं करते? नहीं सर सिगरेट नोशी नहीं करते। ठीक है। और ये बताइए कि इन 2 दवाइयों के अलावा और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर। आपने लास्ट ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर मसूद साहब से इन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की और 56 साल इनकी उम्र है, एक्सेप्ट और जेवर खाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, धड़कन तेज़ हो जाती है, क्या कोई दवाई दे सकते हैं जिससे? हाँ उसमें आई थिंक एक तो अपने डॉक्टर साहब जिन्होंने पेस मेकर डाला उनके पास जाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है, हार्ट रेट भी सेट हो जाता है। और ये इनको जो झटके लगते हैं वो कई दफ़ा उससे झटके मसल की वजह से झटके लगते हैं, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर साहब इसकी एडजस्टमेंट ऐसी करें कि इनको झटके ना लगे। दिल की जो धड़कन तेज़ होती है एक तो प्रोग्रामिंग से ठीक हो सकती है और साथ कोई ना कोई दवाई इन्हें शुरू की जा सकती है तो दिल की धड़कन को कंट्रोल करे या कम करे। लेकिन वो डॉक्टर साहब जिन्होंने पेस मेकर डाला है वो तो हो सकता है कि उन्हीं की एडजस्टमेंट से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और उन्हें
जो हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली दवाई वो ना लेनी पड़े। अब इनसे ये पूछने वाली बात थी कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों हुआ। देखिए नॉर्मली तो वो होते हैं जो ज़्यादा देर लेटे रहे, मोटापा हो, वर्जिश ना हो, टांगे हरकत ना करती हों और बेड रिडन हो, और या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ये बड़ी रेयर किस्म की कंडीशन है, बट बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कंडीशन है। उसका डर होता है कि ये दोबारा ना हो जाए, तो इसके लिए कम से कम आपको साल एक तो खून पतला करने वाली दवाई लेनी पड़ती है। और अगर आपको जब लेते हैं दवाई तो उसके बाद फिर साल के बाद देखते हैं जिससे दोबारा नहीं होता, और अगर दोबारा ये इस तरह का मसला हो जाए फिर सारी उम्र खून पतला करने वाली जो दवाई है वो लेनी पड़ती है। तो इन्हें अपने जो टेस्ट हैं आई थिंक वो करवाते रहना चाहिए, कहीं खून में गाढ़ापन तो नहीं है या कोई और चीज़ें तो नहीं है जिस वजह से होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्हें शुगर है कि नहीं है, अगर शुगर है तो उसे कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वरना खून गाढ़ा होता है और जमना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना फॉलोअप जो अपने डॉक्टर साहब से वो रेगुलर करवाते रहे, 2-3 महीने के बाद ज़रूर दिखाया करें। अभी तो फ़ौरन दिखाएं ताकि झटके लगते हैं, दिल की रफ्तार तेज़ है उसके लिए दिखा लें, और अदरवाइज़ भी जब अच्छी भी आपकी तबीयत जा रही हो और हर चीज़ कंट्रोल में भी हो तो 2-3 महीने के बाद ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक सर, आज हम साउथ कार्डियोलॉजी सर्विसेज इन पाकिस्तान के बारे में भी बात कर रहे हैं, और हम इस बारे में भी आपने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में जो इलाज है वो पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और किसी को ऐसा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, सब इलाज पाकिस्तान में हो जाता है। तो इसमें लेकिन सर जो पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों में ये कोई एज अ सोसाइटी कोशिश की जा रही है कि हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट में दिल की जो हाईएस्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको पहुंचाया जाए, और एक कम से कम अच्छी इमरजेंसी सेटअप की जाए ताकि हार्ट अटैक के मरीज़ जो हैं वो लंबे सफ़रों से बचकर अपने करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाके उनका इलाज हो सके। इस बारे में भी कोई कोशिश की जा रही है? जी, उसमें आई थिंक वो कोशिशें तो शुरू से ही जारी हैं और चलती रहती हैं। उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने बात कही कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, कि जो एक जगह पे अवेलेबल है वो इवन जो नुक एंड कॉर्नर है मुल्क का, जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, और एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल का जो अस्पताल है उसमें तो ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ पे अच्छे तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी होनी चाहिए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में से लोगों को ज़्यादा बाहर ना निकलना पड़े, उनका इलाज वहीं पे इमरजेंसी सर्विसेज कवर हो जाए। और बहुत ज़्यादा अगर कोई स्पेशलाइज किस्म की केयर चाहिए या स्पेशलिस्ट की ओपिनियन चाहिए तो फिर टर्शरी केयर ये बड़े हॉस्पिटल में भेजें। देखिए अगर आप वर्कलोड चाहते हैं कि जी आपका कम हो, मेन अस्पतालों पे कम हो, रश वहाँ पे कम हो, तो ये अगर हम इमरजेंसी और जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो अपने अपने तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही हम दे दें तो हमारा रश जो काफ़ी कम हो जाता है, और लोगों को जो सफ़र करना पड़ता है और वो अपने गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट तो आपको पता पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही कोई ना होने के बराबर है, और लोगों को फिर अपनी गाड़ी लेनी पड़ती है, स्पेशल गाड़ी रेंट पे करनी पड़ती है, उसका खर्चा जो है इलाज से ज़्यादा गाड़ी लेने का खर्चा हो जाता है। तो यही अगर हम फैसिलिटी DHQ लेवल पे दे दें तो वो DHQ लेवल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो लोगों की जो है उनमें तकलीफ में कमी आ सकती है, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उधर इलाज होगा, और जहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कहीं वहाँ से निकलने के लिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल में वहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी, आई थिंक बेसिक जो हमारी हेल्थ केयर की जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने DHQ को स्ट्रेंथन करें, उनको मजबूत करें, ना कि उसमें अच्छे डॉक्टर सारे हर स्पेशलिटी के रखें, हर तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए, हर तरह के टेस्ट होने चाहिए, और हर इमरजेंसी का इलाज हर DHQ में होना चाहिए, और जो वहाँ से इनिशियल इमरजेंसी उसका इलाज हो जाए तो फिर मरीज़ को स्टेबलाइज करके दूसरे शहरों में अगर भेजने की ज़रूरत है तो फिर भेजें। सर ये हॉस्पिटल्स की जो इम्प्रूव करना उनका स्टैंडर्ड इसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इसमें क्या सर इस बारे में भी कोशिश हो सकती है कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे जो ट्रांसफ़र करती हैं पेशेंट्स को, जैसे 1122 पंजाब के अंदर जो सर्विस है, क्या इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ शिफ्टिंग पेशेंट्स इनकी भी बेसिक ट्रेनिंग के ऐसे दिल के मरीज़ जो इनको हार्ट अटैक के मरीज़ और जो वहीं पे ये आइडेंटिफाई कर लें कि जी अगर इनको दिल की मरीज़ है तो इनकी बेसिक इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन शुरू हो जाए, क्या इस तरह के कोई प्रोग्राम्स भी हुकूमत वगैरह रन करती है? देखिए हुकूमत ने कोशिश की थी कि ये 1122 वाला के ज़रिए एम्बुलेंसेस को जो है वो सेंट्रलाइज कर दें और वहाँ से फिर कॉल जाए और जहाँ पे ज़रूरत है भेज दें, लेकिन जो ज़रूरी ये चीज़ है कि वो मरीज़ जिसको क्रिटिकल हालत में हमने शिफ्ट करना है, क्या हमारी एम्बुलेंसेस
इक्विप्ड हैं या उसमें उतना सामान है या इतने एक्सपर्ट वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर है कि अगर वो इमरजेंसी क्रिटिकल हालत में, सीरियस हालत में जब शिफ्ट हो रही है तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग क्या उसके वाइटल साइंस को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ताकि वो सही हालत में आप उस पेशेंट को अगले अस्पताल में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में या जहाँ पे उसका इलाज है ना, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। देखिए ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है और हमने अपने सिर्फ स्टाफ को ट्रेन करना है, हमने अपनी एम्बुलेंसेज को इक्विप करना है और जो स्टाफ है उसको इक्विप ट्रेन करना है कि आपने इस सीरियस पेशेंट को कैसे करना है। उसमें से आई थिंक जो मॉनिटर्स लगाने होते हैं, ऑक्सीजन लगानी होती है, सक्शन लगानी होती है, उसके अलावा डिफिब्रिलेटर्स है वो लगाने होते हैं और जो एमरजेंसी में ड्रिप्स लगनी चाहिए उसके इन्फियन पम्प्स, वो सारी की सारी दवाइयाँ जो उसमें होनी चाहिए। और अगर किसी को रास्ते में ज़रूरत पड़ जाती है कि वेंटिलेटर वाले मरीज जो कि मसनूई सांस वाली मशीन पे पड़ा हुआ और उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तो एम्बुलेंसेज ऐसी भी होनी चाहिए जिसके अंदर ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स जो है वो उसमें हो तो वो उसमें डाल के ले जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में बड़े आराम से बड़े कम खर्चे पे हो सकता है, बशर्ते के फोकस्ड हो और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर फोकस्ड हो और उनके पास सफिशिएंट फंड्स हों। और दूसरा ये है कि जो ट्रेनिंग में तो कोई खर्च नहीं जाता, बड़े आराम से सबको ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पैरामेडिक्स, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबको एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है कि अगर चाहे एयर इवैक्यूएशन, एयर एम्बुलेंस में आपने शिफ्ट करना है या दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है तो स्पेशली ट्रेन लोग होते हैं जो शिफ्ट करते हैं। उनको ट्रेनिंग करने में कोई ज़्यादा आई थिंक देर नहीं लगती है, 1 हफ्ते की टोटल ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में वो सारा कुछ सीख जाते हैं और बड़े कंफर्टेबली और सेफली जो मरीज़ को है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि आपने जैसे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आपका ब्रेन चाइल्ड था कि एक ही रूफ के नीचे सारी वेस्कुलर सर्विसेज या वो प्रोवाइड की जाए। जैसे यहाँ स्ट्रोक का इलाज शुरू हुआ, दिल का तो ये एक अच्छा सेंटर बना, लेकिन साथ ही स्ट्रोक की ट्रीटमेंट शुरू होगी। इसी तरह टांगों की, शरियानों की बंदिश की भी बीमारी शुरू जो होती है, उसमें क्लॉट का निकालना और शरियानों को खोलना, इसकी ट्रीटमेंट भी आरआईसी में आपके दौर में ये शुरू हुआ और वो आगे अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो सर क्या ये मुल्क में इस तरह के भी 1-2 सेंटर्स, एक्सीलेंस के सेंटर्स जो बनने क्या ज़रूरी हैं कि उनसे, ताकि किसी किस्म की भी बीमारी हो जो आपकी दिल की शरियानों की या उससे जुड़ी हुई जो भी शरियानें हैं, तो उनका एक ही छत के नीचे इलाज हो जाए। और क्या ये कॉन्सेप्ट कितना कामयाब है और दुनिया में भी क्या ये ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत सारी दुनिया में जो ये चीज़ हो रही है कि आपका हमारा आई थिंक आरआईसी जो है उसकी एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें 24 घंटे जो है एंजियोप्लास्टी कहीं नहीं हो रही थी, पंजाब में किसी जगह पे नहीं हो रही थी, किसी सरकारी अस्पताल में ही हो रही थी, तो हमने शुरू कर दी। फिर स्ट्रोक वाला था कि फॉलेज वाले लोग थे उनको शुरू किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सारे हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड है और आरआईसी को क्रेडिट जाता है कि लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं और ये सर्विस 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसका 7 लाख प्लस इसका खर्चा आता है, लेकिन ये फ्री जा रही है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने उस वक्त भी कोशिश की थी कि हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि एक अस्पताल ऐसा हो जिसकी छत के नीचे सर से लेके पाँव तक जितनी बीमारियां हैं, ब्लॉकेजेस हैं, नालियों की, चाहे दिमाग की नालियां हैं, चाहे गर्दन की नालियां हैं, सीने की नालियां, दिल की नालियां हैं, गुर्दों की नालियां, पेट की नालियां, टांगों की नालियां, बाजू की नालियां, ये जहाँ पे ये बंद हो उसी एक ही सेंटर में सारी नालियां खुले, उसके सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हों एक ही सेंटर में और वहीं पे उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो। और वहाँ पे अगर किसी को दिमाग में कोई बीमारी है, जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है, न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है, तो वहीं पे नालियां खुल जाएं और स्ट्रोक वगैरह ना हो। और इसी तरह जो है सीने और पेट वाले, टांगों वाले जो नालियां वो खुल जाएं। ये कॉन्सेप्ट था हमारा और अभी भी कॉन्सेप्ट है और ये पॉसिबल है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से जो ही हमारे कुछ माशी हालात जो बेहतर होंगे तो कुछ ना कुछ जो फंड्स आएंगे तो ये एक पूरे मुल्क में कम से कम 2 या 3 अस्पताल ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे उस सूबे के सारे लोग जो है वो ट्रांसफ़र होके, रेफ़र होके वहाँ पे इलाज के लिए चले जाएं, जहाँ पे सर से लेके पाँव तक हर नाली जो बंद हो उसका इलाज हो सकता और उसका ऑपरेशन हो सकता। सर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और इस तरह बड़ी फैसिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी कार्डियोलॉजी में काफ़ी खिदमात हैं और आप अभी तक इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये
सर कार्डियक ट्रांसप्लांट एक ऐसी फैसिलिटी है जो मैं जानता हूँ आपने FIC जब आप आर्मी का दौरा हेड कर रहे थे तब से आपने कोशिश शुरू की हुई है कि ये किसी तरह ये एक दिन रियलिटी बने और पाकिस्तान में भी कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो। इसमें सर हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी अभी तक क्या मसाइल हैं कि हम काफ़ी लंबे अरसा हो गया और कोशिश के बावजूद शायद ये अभी तक नहीं हो सका, तो ये हम कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल जी, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। कम से कम 1 या 2 सेंटर्स पूरे मुल्क में होने चाहिए। हमने कोशिश की, बल्कि हर एक चीज़ तैयार थी। हम ट्रांसप्लांट करने लगे थे, उसमें सर्जिकल टीम भी ट्रेंड थी, फिर जो डोनर्स थे वो भी मिल गए, फिर वो जो पूरा प्रोसेस था और शिफ्टिंग वाला वो भी सारा हो गया। हर एक चीज़ हमने अरेंज कर ली। लेकिन वो जब तक मैं वहाँ पे रहा तो उसमें वो जब डोनर्स मिल गए, बाकी मिल गए, तो मैच नहीं कर सके थे, उनका साइज़ मैच नहीं कर सके थे, तो इसलिए वो ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन मेरे आने के बाद फिर वो थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा ढीला पड़ गया। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जब करना चाहते हो तो इतना ज़्यादा खर्चा है को नहीं, बड़े आराम से सारी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं। लेकिन वो विल जो चाहिए जो कि काम करने के लिए, वो दोनों आई थिंक जो वहाँ का जो हेड है इंस्टीट्यूट का और जो टीम है सर्जिकल और जो कार्डियोलॉजी की टीम है उसका, और प्लस लीडरशिप का जो विल चाहिए होती है कि क्या वो इस प्रोग्राम को चाहते हैं कि ये कामयाब हो। और ज़रूरत है इसकी। लोगों को देखें, बाहर आप जाते हैं तो 2-3 करोड़ से ऊपर का जो है ये ट्रांसप्लांट होता है। तो पाकिस्तान में जो है वो उसका ट्रांसप्लांट जो था वो कम से कम आती 15-20 लाख में से मैक्सिमम उस पर हो जाना था। जो उस वक्त तो 7 लाख का 8 लाख का था कि उसमें हो जाता। अभी ज़रा थोड़ा सा डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो 15-20 लाख से ऊपर जो है वो नहीं जाना था। अब बाहर जाकर 3 करोड़ से या बेहतर है कि यहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट हो, इतने पैसों में आपका हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ये अब भी मुमकिन है और हमारे पास 2 या 3 सेंटर ज़रूर हैं, जो हर मुल्क में सेंटर्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान में सेंटर्स नहीं है, सऊदी अरेबिया में सेंटर है, इंडिया में सेंटर्स हैं। वो ट्रांसप्लांट तो कम होते हैं क्योंकि डोनर्स कम होते हैं और जिस हिसाब से डिमांड है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब शुरू हो जाए तो एटलीस्ट एक उम्मीद तो होती है कि जी कि जहाँ पे, और स्पेशली जो यंग मरीज़ हमारे हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनकी अभी ज़िंदगी होती है, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और हम आई थिंक वो एक पहला ट्रांसप्लांट FIC में होने वाला था और किसी वजह से लॉजिस्टिक्स और ये मरीज़ों की वजह से जो आपस में मैच ना कर सके नहीं हो सका। अदरवाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त वहाँ पे सारे का सारा मौजूद था। सर्जिकल टीम मौजूद थी, कार्डियोलॉजी टीम मौजूद थी और बाकी जो लोग थे सारे के सारे, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है वो सारी की सारी मौजूद थी। लेकिन सम ऑफ ये 2 रह गए और उसके बाद फिर किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और ये प्रोग्राम जो है वो उसके बाद फिजल आउट हो गया। अब इसको दोबारा टेकअप करने की ज़रूरत है। कोई सीरियस किस्म की गवर्नमेंट आ जाए और इस पर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और बड़े आराम से ये प्रोग्राम जो है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर जहाँ ये डेवलपमेंट की बात हो रही है और एक्सपर्ट ये सारा कुछ, सर इसमें आपने एक कोशिश आजकल जो चीज़ों की नेशनलाइजेशन के, हम हर चीज़ खुद प्रोड्यूस करें और हम हर चीज़ पे हमारे मुल्क के अंदर ही तैयार हो और हम डिपेंडेंट कम हो बाहर की दुनिया के ऊपर। हालात का पता नहीं होता, अगर मुल्क के अंदर चीज़ें बन रही हैं तो वो एक आपके पास सेफ्टी नेट होता है कि आप एटलीस्ट वो खुद चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में खुद सर आप काफ़ी काम में आप कर रहे हैं, तो क्या स्टेंट्स और जो ये हमारी बलून्स, कैथेटर, गाइड, जो एंजियोप्लास्टी का सामान यूज़ करते हैं, क्या सर हम किसी करीब हैं कि हम खुद भी ये प्रोड्यूस करने शुरू हो जाएंगे? जी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी हुई है। हमने देखे स्टेंट अपने बना लिए हैं और जो बेयर मेटल स्टेंट है, नॉन ड्रग कोटेड है, उनका हम ट्रायल भी कर चुके हैं, सेफ़ है, मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। इसी तरह हमने जो ड्रग लूटिंग स्टेंट है, जो ड्रग मेडिकेटेड स्टेंट है, वो भी बना ली है। उसकी एक ट्रायल चल रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो मार्केट में आ जाएंगे और उसके रिजल्ट्स भी होपफुली इंशाल्लाह वही होंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स हैं और उनके मुकाबले में ये सस्ते स्टेंट्स होंगे। और फिर जैसे आपने बात की कि अपने मुल्क की जो बनी चीज़ होती है ना, तो वो फिर आप किसी पे आप इन्हिसार नहीं करते कि कहीं सैंक्शन लग गई, कहीं डॉलर महंगा हो गया, पाउंड महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होगी, आ नहीं रही है, हम ऑर्डर नहीं कर पा रहे। तो जब मुल्क में बन रही होती है तो फिर ऐसी इस किस्म की कोई आपको दिक्कत नहीं होती। मुल्क में सारी चीज़ें बन जाती हैं, अवेलेबल होती हैं और पूरे मुल्क में आप ये चीज़ें पहुँचा सकती हैं और सस्ती भी होती है। तो हम देखें अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अचीव कर चुके हैं वो उसमें यह है कि स्टेंट हम बना चुके हैं
और स्टेंट जो है वो मिल रहे हैं। अभी जो ड्रग कोटेड है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। बैलून ऑलरेडी बना चुके हैं, बैलून जो है वो मिल रहे हैं। कैस्टर्स हम बना चुके हैं, कैस्टर हमारे जो मिल रहे हैं। इसी तरह शीट और वाइज वगैरह वो भी हाथ में बहुत जल्दी हो जाएगी। एक और जो चीज़ प्रोजेक्ट हमारा ये हो जाएगा कि जो ड्रग कोटेड बैलून होता है या मेडिकेटेड बैलून होता है, जहाँ पे हम स्टेंट नहीं डालते और मेडिकेटेड बैलून से देखते हैं कि जी कि वहाँ पे स्टेंट नहीं डाल सकता और ज़रूरत है सिर्फ बैलून करने की, वहाँ पे वो हम बैलून भी इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में बन जाएगा, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरह हमारे जो पेस मेकर और बाकी सारी चीज़ें वो भी अवेलेबल है। तो हमने आप देखें कि कुछ टाइम हमें लगा है और इस पे ऊपर हम मेहनत करते रहे हैं। और उसमें से हमारा अदारा जो है इसमें नस्ट उसका बड़ा रोल है, नेस्कॉम का बड़ा रोल था, फिर अभी नस्ट का बड़ा रोल है और उसमें से मैं भी इन्वॉल्व हूँ। स्टेंट और सारी प्रोडक्ट्स में सारा इन्वॉल्व हूँ और मैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उसका मेंबर हूँ और टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है। हम कौम को जो है बड़ी अच्छी खुशखबरी देंगे कि एटलीस्ट कार्डियोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम मुल्क में तैयार करनी शुरू कर देंगे और वो ईज़िली और सस्ते दामों पर अवेलेबल होंगी। सर हमने इतनी एडवांसमेंट की बात की और सारी चीज़ें मुल्क में अवेलेबल हो रही हैं, वहाँ प्रिवेंशन की साइड पे भी बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और दिल की बीमारियाँ अगर इनको शुरू से प्रिवेंट किया जाए तो ये सब चीज़ें बेशक ये नेशनलाइज पाकिस्तान में भी बननी शुरू हो जाएं, तब भी ख़र्चा इनका होता है और ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और इन पर काफ़ी ख़र्चा है। और अब फ़िलहाल हुकूमत बर्दाश्त करती है, इसके देती है सेफ्टी सारे हमारे जो मुल्क के सारे लोग हैं। लेकिन प्रिवेंशन में सर क्या ज़रूरी बातें हैं हमारे जो कि वजह बनती हैं दिल की बीमारी की, उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉजेज़ क्या हैं हार्ट अटैक की और फालिज की, जो क्या वजह हैं जो ये बीमारियां आती हैं? देखिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक इलाज से पहले परहेज़ बेहतर है और उसमें जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम ये यहाँ तक नौबत ही ना आए कि हम में ये बीमारी डेवलप हो और इस्टेब्लिश हो और हम ख़र्चा हमारा आए और डिसेबिलिटी आए और लोग काम से जाएं या काम करने के काबिल ना रहें या डिसेबल हो जाएं या अनफिट हो जाएं, उससे बेहतर है कि हम परहेज़ पे ज़्यादा ज़ोर लगाएं। और परहेज़ पे जो ज़ोर है वो एजुकेशन यानी तालीम और तरबियत वगैरह दें, अवेयरनेस आगे पैदा करें। और ये सिर्फ अभी इस स्टेज पे आके ना करें, बच्चों स्कूलों से शुरू करें, कम्युनिटी लेवल पे, गांव के लेवल पे, शहरों के लेवल पे, मोहल्लों के लेवल पे, मस्जिदों के लेवल पे ये सारी की सारी आगे पैदा करें और बच्चों को शुरू से बताएं, माँ बाप को शुरू से बताएं, मस्जिदों में ये बताएं, जहाँ पे मजहबी स्कॉलर हैं उनको बताएं कि वो शुरू में ही लोगों को बता दें कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, ये बीमारी हो जाए जो बाकी बीमारियाँ हो जाएँ। अगर बचपन से ही इसका आप एजुकेट करना शुरू कर देंगे तो बच्चे में बड़ी अच्छी सेहतमंद आदतें पैदा होती हैं कि गैर सेहतमंद खुराक नहीं खाते, वज़न नहीं बढ़ने देते, वर्जिश जो है वो करते हैं और वर्जिश से वो अपने आप को सेहतमंद रखते हैं, सिगरेट नोशी नहीं करते और कहीं कोई बीमारी हो जाए तो बाकायदा उसका इलाज जो है वो करते हैं और दवाई अपनी बाकायदगी से खाते हैं। और ये जो ख़र्चा आप करते हैं उसके इलाज के ऊपर, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो स्टेंट हैं, चाहे वो सर्जरी है, वो उसके ख़र्चे से आप बच सकते हैं कि अगर आप परहेज़ करके बीमारी को काबू करें, होने ही ना दें। जी सर, एक कॉलर हमारे साथ है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी रेगुलर कॉलर दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा। जी सवाल ये है कि मैंने डॉक्टर साहब ने बताया था हार्ट पेशेंट हूँ, प्लीज कर डिले में, आपको भी याद हो गया होगा। जी जी। और मेरा जो है ना सांस का बहुत इशू था, तो फिर डॉक्टर साहब के कहने में मैंने एक्सरे करवा के इको भी करवा लिया, उसका सब इलाज हो रहा है मेरे तरह से। अब डॉक्टर साहब मुझे परहेज बता दे रहे, मेरे डॉक्टर बहुत खुश है मुझसे क्योंकि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। मेरा काम का इशू भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, और आपकी दुआओं से और आपके बताए हुए मैं कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बताया डॉक्टर साहब। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है डॉक्टर। आपको आज तक कितनी कहानी, आप बिल्कुल फिल्म स्टार मोहम्मद अली जैसे लगते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल। और ना डॉक्टर साहब आप मुझे परहेज बता दें मजीद। जी जी परहेज बताते हैं, कॉल प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको परहेज बताते हैं। वो सर दुआ थी लाहौर से कॉल की, ने 3 स्टेंट पड़े हुए और अब काफ़ी बेहतर है ये इनको। सर वैसे जनरली दिल के मरीज़ों के लिए जो आपकी परहेज़ पे ही बात हो रही थी कि ऐसी कौन सी डाइट है जो खाई जाए जिससे दिल की बीमारी जो है वो कंट्रोल में रखी जा सकती है। हाँ, ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि
उन्होंने काफ़ी वेट रिड्यूस कर लिया है। और ये आई थिंक जितना वेट आपका रिड्यूस हो कम हो जाए उतनी दिल के ऊपर बोझ भी कम हो जाता है और दिल के लिए बड़ा अच्छा होता है और उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता। उसमें से जो देखें खुराक में तो हम शुरू से ये बात बताते रहे हैं कि जी कि एक सादा खुराक रखें। सादा खुराक का ये है कि आप पराठे वाठे घी वाली रोटी ना खाएं, सब्ज़ी और दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना खाएं और गोश्त भी छोटा मुर्गी का या मछली का, और अगर मछली नहीं है तो मुर्गी इस्तेमाल कर लें। बड़ा गोश्त तो महीना 2 महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। तली चीज़ें कम से कम, समोसे पकौड़े खाएं लेकिन बहुत कभी कभार खाने चाहिए। इसी तरह और जो फ्राइड चीज़ें हैं वो कम खानी चाहिए। और सब्ज़ी और फ्रूट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बीमारियों से बचाती हैं और वो कुदरती इलाज होता है हर सारी बीमारियों का, वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए। दूध का 1 गिलास आप रोज़ाना बग़ैर मलाई के पी सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना 1 के बजाय 2 ले सकते हैं। जर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे ले लिया करें और कम से कम रोज़ाना आधा घंटा जो है वो वॉक करें और अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें और खामखा जो परेशानी या टेंशन है उससे बचने की कोशिश करें। लेकिन टेंशन को कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको टेंशन ना होती है, जिससे परेशानी ना हो। आपने परेशानी को नेगेटिव तरीके से नहीं लेना बल्कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है और उससे आपके बहुत सारे मसलों में और बीमारियों में जो है वो कमी आ सकती है। सर, अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है कि जिनको स्टेंट पड़ जाते हैं या बाईपास हो जाता है, नींद कई दफ़ा प्रॉपर नहीं होती रात, फिर उससे एंजाइना लोगों को शुरू हो जाता है, दर्द होना, फिर बेचैनी और का शिकार होते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। क्या नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर दिल के मरीज़ हैं और नींद सही पूरी रखना ज़रूरी है? देखिए, कुदरत ने ये चीज़ रखी है, दिन रखा हुआ है काम करने के लिए और रात रखी है सोने के लिए, कि ताकि उस रात को आपके जिस्म को और आपके दिमाग को रेस्ट मिल जाए और जब रेस्ट मिलता है तो अगले दिन के काम करने के आप काबिल होते हैं। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। वो लोग जिनको नींद नहीं आती या सो नहीं सकते या नहीं सोते तो पूरी बॉडी जो एग्जॉस्ट और थक जाती है और जिस्म थक जाता है, दिमाग थक जाता है, दिल थक जाता है और कई दफ़ा उस थकने की वजह से दिल में जो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए वो हार्ट अटैक हो जाता है या दिल का रिदम ख़राब हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी एक फैक्टर है कि आपके दिल की बीमारी बनने का सबब बनता ही है। ये ना सोना या कम सोना जो है बहुत जो है आपके लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए नींद 6 से 8 घंटे होना बहुत ज़रूरी। नींद आती है अगर आप दिन को एक्सरसाइज करें, वॉक करें, शाम को आएँ थके हुए हों, शाम को खाना खाएं, टाइम पे सो जाएं, टीवी लेट ना देखें। टीवी बस 9-10 बजे के बाद अच्छी खबरें देख के और फिर बंद कर दें। और आजकल ये जो टॉक शोज़ हैं इस पे हमारे लोग ग्लूड होते हैं। ये किसी सूरत में ये एक टेंशन का सबब होती है गैर ज़रूरी, जिसका ना आप कुछ कर सकते हैं उसको देख के, ना कुछ और। तो बहुत ज़्यादा उसमें झूठ होता है, बहुत कम उसमें सच होता है। आपने जो चीज़ आपके इर्द गिर्द चल रही होती है, हिजान पैदा होता है जिस्म में, दिमाग में, उसमें फिर वो आपके लिए परेशानी का सबब बनती है। तो इसलिए ये परेशानी वाले जो प्रोग्राम है ये ना करें। जो रिलैक्स है, कुरान शरीफ हो गया, तिलावत होगी, कुछ म्यूज़िक वाला हो गया, कुछ अच्छे लाइट से ड्रामे हो गए, वो आपने सुन लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारी जो नींद का आजकल जो सबब बनता है 2-3 चीज़ें हैं। उसमें एक टीवी है कि आपको नींद आ रही है और आप आंखें खोल के ज़बरदस्ती टीवी देखते जा रहे हो और आपको जो नींद का टाइम है वो गुजर गया और आपकी नींद ख़त्म हो गई। और अगर जब आपको नींद आ रही हो और आप ना सोए हो तो फिर वो नींद का टाइम ख़त्म होगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप कोशिश करेंगे नहीं आएगी। इसी तरह आपने टेलीफोन पे लगे हुए हैं या आपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या किसी और चीज़ पे कंप्यूटर पे लगे हुए हैं और आप जो है वो नींद से लड़ रहे हैं और सो नहीं रहे, तो ये आपकी नींद ख़राब हो जाएगी। अगर आपको आई थिंक रात को जब आपको महसूस हो कि अब मुझे थोड़ी सी गुनूदगी और नींद आ रही है तो फ़ौरन हर चीज़ बंद करनी चाहिए, लाइटें ऑफ़ करनी चाहिए, चुप करके सो जाना चाहिए। और सुबह अगर जल्दी उठ जाए तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा। हमें मुसलमान होते हुए आई थिंक हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती है। अगर सबसे सेहतमंद हुआ जो रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ अपनी पढ़ के और बाकी सुबह दिन अपना अर्ली स्टार्ट कर ले तो बहुत सारे आधे काम आपके घर निकलने से पहले ही हो जाते हैं। तो इसलिए नींद का जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे नींद आपकी कोशिश के बावजूद, देखिए जितनी आप एक्सरसाइज शाम को करेंगे बेहतर होगा। शाम को सोने से पहले पानी, दूध वगैरह पी लें, नीम गर्म पी लें, उससे भी नींद आपकी बेहतर हो जाएगी। और ये गैर ज़रूरी जो टीवी के प्रोग्राम और ये आप वक्त पे बंद कर दें और वक्त पे आप सो जाएं तो आपकी नींद जो है रेगुलर हो जाएगी। अगर इसके बावजूद अगर आपको नींद ना आए तो फिर अपने दवा जो मॉलेज है और डॉक्टर है उसके मशवरे पे एक नींद वाली कोई लाइट सी गोली उनसे लिखवा ले। और जो ही आपका नींद का साइकिल पूरा हो, यानी कि आपकी गोली ने अगर आपकी नींद रिड्यूस करना शुरू कर दी है और आपने 6 से 8 घंटा शुरू कर दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता आधी गोली करके उसको अगले 2-4 हफ्ते में विड्रॉ कर लें ताकि वो जो आपकी कुदरती नींद है वो टेक ओवर कर ले, कुदरती जो स्लीप साइकिल है वो टेक ओवर कर ले और आपकी नींद ठीक हो जाए।
सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन हमने आज दिल के बीमारियों के बारे में काफ़ी बात हो रही है और प्रिवेंशन के बारे में डिटेल से बात हो रही है, और जैसे कि खाने पीने की एहतियात और नींद की अहमियत के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अगर इनको सही रखा जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है, और दिल के प्रॉब्लम्स और भी बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे बचा जा सकता है। सर वर्जिश भी इंतहाई ज़रूरी है, और कौन सी वर्जिश कम वर्जिश है और कौन सी ज़्यादा वर्जिश है, वर्जिश नॉर्मल कितनी जो है वो ज़रूरी है, और दिल के मरीज़ों को कितनी वर्जिश करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको तो अगर जिम आने जाने की ज़रूरत है, यंग लोग हैं और वो करना चाहते हैं जिम में, फिज़िक अपनी ठीक करना चाहते हैं, अपनी एंड्योरेंस चेक करना चाहते हैं, घंटा एक हर तरह की सख्त एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो करें आप बेशक। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए हमारा बड़ा, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी एक जो एक्सरसाइज है वॉक सबसे ऐसी आसान एक्सरसाइज है कि आपको उसके लिए किसी जिम की ज़रूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं। आपने जूते पहनने हैं और आपने चल पड़ना है और चलते जाएं, यानी कि आप कम से कम आधा घंटा जो है ज़रूर चलें, तो वो उससे वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा। और स्पीड के साथ चलें कि आपकी इतनी ज़्यादा सांस ना फूले कि आप एक फ़िक्रा ना बोल सकें, यानी आप एक फ़िक्रा बोलने की जब ज़रूरत हो तो बड़े आराम से वो बोल सके, उसमें सांस ना फूले, वो स्पीड आपकी होनी चाहिए। और दिल की रफ्तार ज़्यादातर ये होता है कि अगर नब्ज़ देखें तो आपकी नब्ज़ जो है 120 से ऊपर ना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। शुरू में जब आप वॉक शुरू करें तो बेशक स्लो पेस से शुरू करें, और जो ही आप वार्म अप हो जाएं फिर अपनी पेस ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे थक जाएं, जहाँ पे टांगों में जो है दर्द होनी शुरू हो जाए, सांस फूल जाए, तो आपने स्लो कर दें। शुरू में जब आप वॉक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, आप थक भी जल्दी जाते हैं, सांस भी फूल जाती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, स्टेमिना भी नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली आपका स्टेमिना बिल्टअप होता जाता है। और फिर उसको आधे घंटे से घंटा ब्रिस्क वॉक जिसे हम कहते हैं, तेज़ चलना और जॉगिंग के दरमियान वाला जो होता है वो आप शुरू कर दें जब आपका स्टेमिना बन जाए, और आधा घंटा मिनिमम और घंटा मैक्सिमम जो है वो आपको कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी जो यंग लोग जो जिम जाना चाहते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, अपनी एंड्योरेंस और अपनी लिमिट चेक करना चाहते हैं, वो आप जिम में जाके अपना सारा सिलसिला कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग जिनको टाइम ना मिले वॉक करने का, उन्हें ये चाहिए कि जो जहाँ पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, दिन के वक्त जहाँ उन्हें काम के लिए बाहर निकलना पड़े, तो कोशिश कि किसी बहाने से उन्हें आधा घंटा काम के सिलसिले में पैदल चलना पड़ जाए। जहाँ पे सवारी का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, पैदल चलना ज़्यादा करें, तो उनकी उस पूरे दिन में वही वॉक उनके लिए हो जाती है। तो सर एक और कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? कोयटा से जी मोहम्मद बोल रहा हूँ, कोयटा से। जी दीन मोहम्मद साहब सवाल कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी बंद कर दें प्लीज़ और सवाल कीजिए। कर दिया कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। मैं दीन मोहम्मद बोल रहा हूँ सर, कोयटा से। जी हेलो जी सवाल करें, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। कोयटा में सर शायद मौसम भी ख़राब है, लाइन ड्रॉप हो गई है। वॉक एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है, और मेडिसिन आपने बताई, डाइट का बताया, सिगरेट नोशी जो जी सर ये मैं इस तरह की कई हैबिट्स हैं। अभी हुक्का हमारे गाँवों में बहुत लोग पीते हैं, और बच्चों में आजकल ये फैंसी लोग ऐसे सिगरेट पीने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, और ड्रग्स का इस तरह। सर ये दिल की बीमारियों में डायरेक्टली कितना असर डालती हैं, और इनको कंट्रोल करना कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, और ये आपकी हर किस्म की जो है बीमारी का सबब बनती है, जिसमें दिल की एक बीमारी है नंबर 1 किलर हम इसे कहते हैं दिल की बीमारियों में। इसी तरह फेफड़ों की बीमारी है, मुंह का, खुराक की नाली का, मैदे का कैंसर, मसाने का कैंसर इससे होता है। तो इसकी कोशिश माँ बाप को शुरू करनी चाहिए कि घर में कोई भी सिगरेट ना पिए, और सिगरेट किसी ने पीना है तो घर से बाहर पिए, क्योंकि ये सिर्फ जो सिगरेट पी रहा है उसका नहीं है नुकसान होता, जो उसके इर्द गिर्द लोग बैठे जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं उसका भी उतना ही नुकसान होता है। इसलिए जो इर्द गिर्द बैठे हैं वो भी बीमारी की जो है उसमें पकड़े जा सकते हैं। ये आदत तो बहुत बुरी है, और इसमें से आज जितना इसके ख़िलाफ़ बोलें उतना ही बेहतर होगा। हमारी बीमारियों की जो है वो इंसिडेंस भी कम हो जाएगा, ख़र्चे भी कम हो जाएंगे, और जो लोग जो हैं अभी ज़्यादातर जो हैं लंग के कैंसर में, ऐसे कैंसर में मुब्तला होता है जो आपको चंद महीने देता है और आप ख़त्म हो जाते हैं।
हार्ट अटैक हो तो हार्ट अटैक पहले हार्ट अटैक में ही ख़त्म हो जाते हैं, या इसमें स्ट्रोक या फॉलेज हो तो उसमें भी आपको जो मोहलत नहीं मिलती, या तो सारी उम्र के लिए डिसेबल हो जाते हैं तो या आपकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो सिगरेट नोशी आप ख़ुद जो है वो आपकी हिम्मत पे होती है कि आप इसे बंद करें। आप पैसे से एक बीमारी को ख़रीदते हैं, सिगरेट जो लेते हैं पैसे दे के ख़रीदते हैं और फिर स्मोकिंग करते हैं और अपना भी नुकसान पहुँचाते हैं और घर वालों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जहाँ पे भी घर वाले हैं, दोस्तों अहबाब हैं, या जहाँ काम करने वाली जगह पे है, वहाँ पे लोगों का भी ये आई थिंक फ़र्ज़ बनता है कि इस आदत को डिस्करेज किया जाए, और जो बंदा सिगरेट पिए उसे दूर बिठाए, उसे कहे जी बाहर जाके पिए, हमारी नुकसान ना पहुँचाए, बाहर चले जाएं। और जो स्मोकर है उसके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि वो किसी जगह पे आराम से बैठ के सिगरेट ना पीसे, इसे इतना बुरा समझा जाए कि सिगरेट पीने वाला भी आखिर में मजबूर हो के वो सिगरेट छोड़ दे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इससे हम ये जान छुड़ा सकते हैं। और जब हो जाता है, शुरू में तो कहते हैं जी क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब हो जाता है तो फिर इतना वो गंदे तरीके से आपको और आपके ख़ानदान को और फैमिली को तंग करता है। सिर्फ बीमारी की सूरत में नहीं, आपकी जेब पे भी जो है वो बोझ पड़ता है, आपकी माशी हालत पे, आपके घर पे भी बोझ पड़ता है। और एक जैसा कि हमारे माशरे में एक बंदा होता है जो कमाने वाला होता है, पूरा घर उस पर डिपेंडेंट, खाना खा रहा होता है और चल रहा होता है, एजुकेशन बच्चों की चल रही है, सडनली वो गायब हो जाता है और हर चीज़ जो है वो दुराम से नीचे गिर जाती है और ज़ीरो से हो जाती है और फैमिली बिल्कुल बेआसरा हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब अगर मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ और मैं बड़ा हूँ और मेरा ये कोशिश है कि मैं सिगरेट ना पीऊँ, और अगर सिगरेट पीऊँ तो ऐसी जगह पे पीऊँ कि जहाँ मेरे इर्द गिर्द कोई और नहीं से नुकसान ना हो रहा हो, और फिर मैं अगर शादी करूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी बन जाती है, मैंने बीवी का जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी लेनी है, और आगे मेरे जो बच्चे होंगे उनकी भी ज़िम्मेदारी लेनी है कि वो बड़े हो जाएँ, एजुकेशन उनकी हो जाए, अपनी जगह पे पहुँच जाएँ, अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ, तो फिर ठीक है। और अगर आपने सिर्फ यही करना है कि जी उनको आपने पैदा करके छोड़ देना और ख़ुद सिगरेट नोशी और जो कबाते हैं वो करके अपने आप को बीमार करके 30-40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना है और पीछे उन्होंने रुलना है, तो फिर ऐसी जिम्मेदारी ना लें। हमेशा कोशिश ये करें कि आपके हाथ से हर एक को फ़ायदा हो, और आपकी जिस्म से हर एक को जो है वो फ़ायदा होना चाहिए, और आप एक मॉडल ऐसे होने चाहिए जिसमें से अच्छी आदतें होनी चाहिए, सेहतमंद आदतें होनी चाहिए, और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ जिस जगह पे भी आपको मिलती हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं। तो ये एज ए शहरी, पाकिस्तानी शहरी, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपने अपने सफ़ेयर में रह के, अपनी अपनी जगह में रह के, अपनी हैसियत में जितना बेहतर कर सकते हैं हम बेहतर करें। बाकी जब बीमारियाँ आती हैं या ज़िंदगी मौत आनी है तो वो तो फिर उसको आप टाल नहीं सकते, लेकिन खुद अपने हाथ से बीमारी ना ख़रीदें। जहाँ पे आप मुफ्त में बीमारी से बच सकते हैं और इस तरह की जो आफत है उससे बच सकते हैं, उससे बचने की कोशिश करें। सर एक और कॉलर है साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मीरवर आजाद से तारक महमूद बात कर। जी तारक साहब सवाल कीजिएगा, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल सर ये है कि 7 साल पहले फालिज ना मरीज हुआ था। ठीक है, मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। ठीक हो गया। तो पहले मैं सही सब चल सकता था, अभी मैं चलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम और होती है? लेफ्ट साइड पे हुआ था, लेफ्ट साइड की जो बाजू है वो मेरी खींची रहती है। ठीक हो और गया। दूसरा मेरी कमर में बहुत यानी दर्द है, ऐसा कि मीठा मीठा दर्द है, वो उससे चलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्या आपको फालिज के बाद लेफ्ट साइड पे मुकम्मल ताकत बहाल हो गई थी या फिर कमजोरी रही है आपको 7 साल? सर उसके बाद दवाइयाँ देता था मैं, जो उसके बाद तो मेरी ताकत ठीक हो गई थी, मैं चलता भी रहा। सही है, लेकिन पाँव और हाथ घसीटना पड़ता था या मुकम्मल ठीक ताकत थी टांग और बाजू में? नहीं मुकम्मल ठीक नहीं सर, वो मेरा जो ये बाजू है ना और हाथ, ये दोनों काम नहीं ज्यादा कर रहे, ये खींचे हुए हैं, और ज्यादा जो है ना मुझे कमर का दर्द है। ठीक है, और ये बताएं कि अभी आप चल फिर सकते हैं या नहीं चल फिर सकते? नहीं मैं थोड़ा चल सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 1 फरलांग, उसके बाद मैं थक जाता हूँ। ठीक है, आप कोई चीज हाथ में पकड़ सकते हैं? कप कोई पकड़ना हो? दोनों हाथ, मैं बाटी भी उठा लेता हूँ और कप भी उठा लेता हूँ, लेकिन मुझे कमर का दर्द नहीं चलने देता। ठीक है, और ब्लड प्रेशर वगैरह अब आपका कंट्रोल में है? ब्लड प्रेशर जो 2 गोलियां खा रहा हूँ वो मुझे उनसे कंट्रोल है उससे। ठीक है, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से कम रहता है? बिल्कुल ठीक है, इतना ही है। 135 भी कभी आ जाता है, नीचे वाला 84-80 तक भी आ जाता है। ठीक है, सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सर, मुझे कंकोर और अवासाब 5 मिलीग्राम। जी, शुगर तो नहीं है आपको? सर नहीं, शुगर नहीं है। ठीक,
जी जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जवाब लेते हैं सर। तारिक साहब थे, इन्होंने मीरपुर से कॉल की और 7 साल पहले ब्रेन हेमरेज जो है, कमर में दर्द इनके रहता है और बाकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। और एज इन्होंने क्या बताई? उम्र शायद सर उसके हाँ, उसमें आई थिंक बेसिकली तो इंडिपेंडेंट हैं, खुद चल फिर रहे हैं, कपड़े बदल लेते हैं, नहा लेते हैं, हाथ से चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उस लिहाज से ये ठीक है कि इंडिपेंडेंट है और अपने फंक्शन जो है सारे परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब आई थिंक ये चलते हैं तो थोड़ा सा वो कहते हैं लंगड़ा के भी चलते हैं, टांगों में भी कमज़ोरी है, थोड़ी सी हाथ में कमज़ोरी है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा जिस्म का पोस्चर ऐसे बनता है जिसमें से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। इन्हें चाहिए कि अपने कमर की जो एक्सरे वगैरह ज़रूर करवा लें कि कहीं उन एक्सरों के उसके जो मोरे हैं कमर के, उसमें कोई जगह कोई तंग तो नहीं हो गई, उसमें कोई जो नर्व है वो कोई दब तो नहीं गई, उसकी वजह से मसला में वो ठीक हो सकता है। वरना ये सिर्फ आई थिंक पोस्चर से वो ठीक हो जाएगा और पेन किलर लेके जो कि इनके डॉक्टर साहब हैं उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, जिन्हें ये दिखाते हैं, ये ठीक हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि अभी ये अपने टांगों पे हैं और अपने काम सारे खुद कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं जो फॉलेज वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, देखिए फॉलेज जो है ना वो शुरू में जब फॉलेज होता है तो उसका फ़ौरन उसी वक्त जो इलाज होना होता है वो हो जाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ में ऑपरेशन जो है उसमें फ़ायदा हो जाता है, कुछ में ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो ज़्यादा ट्रीट करने वाला जो फॉलेज है वो है जो क्लॉट जिसमें जाता है, खून जमता है और जिसको फ़ौरन अगर आप चंद घंटे पहले 4 घंटे में अस्पताल पहुंच जाएं और स्पेशली अस्पताल RIC पहुंच जाएं तो वहाँ से वो फ़ौरन जो अंदर क्लॉट होता है उसको निकाल लिया जाता है और आप बेहतर हो जाते हैं। वो उस दौरान वो जो 80% हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के फॉलेज में आते हैं और वो 80% ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है और उनको इस तरीके से जो एंजियोप्लास्टी है जिसे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन जो है वो हो सकती है और वो उस डिसेबिलिटी जो सारी उम्र की है मोहताजी है उससे वो बच सकते हैं अगर सही टाइम पे इलाज हो। लेकिन जब एक दफ़ा हो जाए और आप कमज़ोर हो जाएं तो फिर उसका दवाइयाँ जो है उससे इतना नहीं करती। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है उनको कंट्रोल करके रखना होता है, सिगरेट छोड़ना पड़ता है, खुराक में चिकनाई का कम इस्तेमाल होता है, फिर बाकी रह जाती है आपकी वर्जिश और आपके घर वालों का साथ। यानी अगर आपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से वर्जिश अपनी सीख ली और उसने आपको सिखा दिया और घर के किसी बंदे को सिखा दिया तो वो आपने दिन में 3 दफ़ा डेली करना है, बगैर नागे के करना है, चाहे थक जाएं कुछ भी हो वो आपने ज़रूर करनी है। उससे जितनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है दवाइयों से रिकवरी नहीं होती। हम ये करते हैं कि हम एक न्यूरो फिजिशियन छोड़ा, एक दूसरे के पास चले गए, दूसरे तीसरे के पास चले गए, भाई एक ही चीज़ है जो शुरू में आपको एडवाइस मिल जाए और प्लस के पास आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए। वो फिजियोथेरेपी आपका इलाज है, वही ही आपका इलाज है। वो इलाज करते रहे और साथ साथ जो आपके शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें, सिगरेट छोड़ के रखें, वज़न बढ़ने ना दें, खुराक को ठीक करके रखें तो आप काफ़ी हद तक रिकवर हो सकते हैं। सर काफ़ी डिटेल में आपने चीज़ें बताई और इसमें सर सॉल्ट में, क्योंकि दिल की बीमारियों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट फेलियर हो या ब्लड प्रेशर हो, एक नॉर्मल इंसान की सॉल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है नॉर्मली? देखिए जी उसका नॉर्मल ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो हांडी में साल्ट जो है ज़्यादा नहीं डलना चाहिए, कम डलना चाहिए और बाकी जो जिस खुराक में इतना सॉल्ट आ जाता है आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये करते हैं कि हमारे हांडी में भी सॉल्ट होता है, फिर हमारे आटे में भी होता है, हमारे चाय में भी सॉल्ट होता है, हमारे फ्रूट में भी सॉल्ट होता है। ये होता है जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है सॉल्ट का वो होता है। इससे अगर हम बचें और ये इस्तेमाल ना करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारी बहुत सारे ब्लड प्रेशर ऐसे हैं कि जो बग़ैर दवाई के सिर्फ अपना नमक कम करने से वो ठीक हो जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन आज का प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।